हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आज लाइव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको जो आपका एग्जाम है बोर्ड एग्जाम उससे रिलेटेड टिप्स बताऊंगा और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम प्रेजेंटेशन। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे और जब आप एग्जाम आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है वहां पे और एक रेस्ट, एक लॉन्ग ब्रेथ, लंबी सांस लेनी है और उसके बाद आपको सबसे पहले एग्जाम को इजीली स्कैन करना है। उसमें आपको चेक करना है कि एग्जाम का लेवल क्या है और उसके बाद आप एक काम करना कि जो एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स है जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके लिए जो टिप्स हो सकती है वो क्या है कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको आपके बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट इंप्रेशन देना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको कोशिश ये करनी है जब आप स्टार्ट करो आंसर तो 2 और 3 जो पेजेस है वो आपके बेस्ट आंसर होने चाहिए और उसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन बन जाए और इसके साथ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट, आपको कटिंग को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है जो भी कटिंग करोगे वो आप इस तरीके से लाइन खींच के कट करना, उसको ज्यादा मैसी राइटिंग मत करना उसको। उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो आपको जान जाएगा कि आप ब्रिलियंट बच्चे हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट, राइट पॉइंट वाइज। जो भी आप आंसर लिखोगे वो हमेशा पॉइंट में होने चाहिए और जो भी कीवर्ड होगा उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द कीवर्ड। नेक्स्ट, 3 मार्क्स और जो 4 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 3 मार्क्स के लिए लगभग आपको 4 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना होगा और जो 4 मार्क्स है उसके लिए 4 या 5 पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे। ये बड़े क्वेश्चन के लिए है। उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई 1 पॉइंट गलत भी है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके जितने पॉइंट है वो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए एज पर मार्क्स। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है प्रॉपर मार्जिन, स्पेस मार्जिन जो होगा वो सही तरीके से होना चाहिए। तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आंसर स्टार्ट करो उसके बाद जब आंसर खत्म होता है तो आपको 2 लाइन का स्पेस देना है। ठीक। एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरे क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे तो उसमें हमेशा 2 लाइन का गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पहचानना इजी हो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। और उसके अलावा जब भी जैसे आपका पेपर इस तरीके से आता है तो आप कोशिश ये करना कि पहले इस साइड को मार्जिन को अलग कर लो स्केल से और ये जो मार्जिन है इस साइड भी आपको कोशिश ये करनी है कि स्पेस खाली रखा जाए। आपको कोशिश ये रखनी है कि जो पॉइंट है उसको ज्यादा इलाबोरेट दिखा सके। ठीक। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है टेबुलर फॉर्म। जो भी डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आंसर होगा उसमें आपको टेबुलर फॉर्म यूज करनी है। किसमें? डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन में। हमेशा इनको आप पैराग्राफ में मत करना, क्योंकि पैराग्राफ में मार्क्स कम मिलते हैं। अगर उसको आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन करोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप आंसर लिखो तो उसके लिए आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग का यूज करना होगा। अच्छा, हेडिंग से आप क्या समझते हो? जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हो, जैसे आपको लिखना है एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप पहले हेडिंग लिखोगे, पहले द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एज फॉलोइंग।
उसके बाद आपको क्या करना है, उनके जो सब हेडिंग है उनको पॉइंट वाइज 1 2 3 इस तरीके से करके उनको सब हेडिंग को आपको लिखना होगा और उनको अंडरलाइन कर देना सब हेडिंग को, और उसके बाद आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में स्किप नहीं करना, कोशिश करनी है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ भी जो आंसर आता है, जो भी आपने पढ़ा है वो आप आंसर लिख सको, क्योंकि स्किप कर दोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इससे बेटर है आप आंसर को अटेम्प्ट करो, कुछ भी उसमें लिखो। नेक्स्ट है सोल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द लास्ट। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आपको हमेशा लास्ट में सोल्व करना होगा। कोशिश आपको क्या करनी है कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को हमेशा जो लास्ट में सोल्व किया जा सके, स्टार्टिंग में सोल्व नहीं करना, क्योंकि आपके दिमाग में उसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन आंसर को हमेशा लास्ट में सोल्व किया जाए। यस, अभी मैं कमेंट देख लेता हूं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं। यगेश, हेलो यगेश, नाउ यशिका योगी फ्रॉम TCI, MK सर राजस्थान जी के, थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट, इंडिया नंबर 1 चैनल, थैंक यू। BL स्वामी, एक्सीलेंट, थैंक यू। रजीत जाट, हाय, हेलो रजीत जाट, आई थिंक ये रंजीत जाट होगा। BL स्वामी, योर टीचिंग स्किल इज सुपर, थैंक यू मिस्टर BL स्वामी। कार लवर्स, हेलो सर, ओके कंटिन्यू। छाजू यादव, हाय सर फ्रॉम TCI। रवि शर्मा, प्रणाम, ओके प्रणाम। सो नेक्स्ट, अभी हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। उसको दोबारा से बता देता हूं। देखो, फर्स्ट आपकी जो राइटिंग होगी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होगी। देखो, जो जितना ज्यादा अच्छा लिखेगा उसके उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांस होंगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना जो कटिंग है वो कम से कम करनी है, उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या है, राइट पॉइंट वाइज। आप जो अपना आंसर है पैराग्राफ की जगह उसको पॉइंटों में कन्वर्ट करो। जितने ज्यादा आप पॉइंट वाइज करोगे तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि जब भी आप आंसर लिखोगे उसमें प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एग्जामिनर को आंसर को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि स्पेस मार्जिन अगर आपने नहीं दिया और आंसर को मिक्सअप कर दिया तो हो सकता है कि जो 2 क्वेश्चन हैं उनके एक साथ आपको आंसर, उनके जो मार्क्स है वो एक साथ दे दिए जाए। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, जो टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस बिटवीन को लिखना होगा, क्योंकि अगर पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हो आप उसको लिखते हो तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांस है। इसके अलावा डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, आपको कभी भी स्किप नहीं करना एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को। यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट सम पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कुछ भी आपको आता है वो लिखो, अटेम्प्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो SST में मैं बार बार कहता हूं, हमेशा आप हेडिंग एंड सब हेडिंग आंसर में मेंशन करो। उससे क्या होगा बेटा, जो एग्जामिनर है उसका काम इजी हो जाएगा, वो हेडिंग चेक करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। इसके अलावा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा उसको हमेशा लास्ट में सोल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, अच्छा बेटा, अब जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हो तो जो आपको बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करना। स्टार्ट विद योर बेस्ट आंसर, जो आपको फुल अच्छे से डिटेल से जिसका आंसर पता हो उसी से ही आप स्टार्ट करना। जो टफ है, डिफिकल्ट है, उसको लास्ट में सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक। और कोशिश ये करना कि जो आंसर स्टार्ट करोगे वो लॉन्ग आंसर स्टार्ट करना पहले,
जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपका माइंड ज्यादा फ्रेशअप है, तो उसमें आपके चांस है कि उसको याद रहेगा, और लास्ट में हो सकता है क्या पता आपके पास टाइम ना रहे, तो लॉन्ग आंसर छूट गया तो आपके मार्क्स ज्यादा कट हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर को तो आप लास्ट में जब कम टाइम रहेगा तो भी इजिली लिख सकते हो 1 या 2 लाइन में। और कोशिश ये करना उसके बाद जो आपका इंट्रो होगा, जो लॉन्ग आंसर है, उसमें जरूर लिखना। हमेशा जो क्वेश्चन जो पूछा जाए तो उसका पहले इंट्रो लिखना, उसकी डेफिनेशन, इंट्रो में आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक। उसके बाद उसका आप जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, वो पूरी लिखोगे, और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो आप इन शॉर्ट 1 या 2 लाइन। ये किसके लिए बेटा? लॉन्ग आंसर के लिए। तो लॉन्ग आंसर में आप हमेशा उसको ब्रेकअप करना 3 पार्ट्स में। पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है सर माइक कौन सा है? जा चला जा। ये है ग्रीन आरो। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे क्या क्या एग्जाम से रिलेटेड आपके टिप्स हो सकते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम वाले दिन आपके लिए क्या टिप्स होंगे। सबसे पहले बिफोर एग्जाम, एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है? बिफोर 1 डे आपको फुल स्लीप लेनी है, यानी पूरी नींद होनी चाहिए आपकी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी आपकी स्लीप आवर्स है 6 to 7 या 8 आवर्स, उसको कंप्लीट रखना है। क्यों? क्योंकि अगर नींद आपकी कम है तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको एक दिन पहले डिनर प्रॉपर तरीके से लेना है, और यही चीज आगे भी ध्यान रखना है। एग्जाम वाले दिन सुबह उठोगे तो आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेना है, और कुछ भी गलत जो नुकसान पहुंचा सकता है इस तरीके का ब्रेकफास्ट नहीं करना। और सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है? जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे सिर्फ उन्हें ही रिवाइज करना है। लास्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा, आप सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी के ही रिवाइज करना। न्यू नोट्स या कुछ भी नया मटेरियल पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, सिर्फ पुराने नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जो आपके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 1 by 1 करके वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा आपको। सो 1 by 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। जो भी आपका इंपॉर्टेंट और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उससे आप रिवीजन की स्टार्ट करना। तो वैसे सबसे इजी रहेगा आपके लिए, पहले जैसे इकोनॉमिक्स से आप स्टार्ट करते हो। सो इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर 1 में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा चैप्टर फर्स्ट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा डेवलपमेंट चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हाउ डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डिफरेंट persons have different developmental goals. First question is how do different person have different developmental goals. इसको बेटा आप एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है HDI क्या है, एक्सप्लेन HDI एंड इट्स
कंपोनेंट्स, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, आपको तीनों को मेंशन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको ये बताना है जो क्राइटेरिया यूज करता है वर्ल्ड बैंक, क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। थर्ड क्वेश्चन इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, और आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, इनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बताना है एवरेज के बारे में। एवरेज के क्या क्या यूज हो सकते हैं, एवरेज में जैसे पर कैपिटा इनकम है, इसके डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसके यूज बता सकते हो आप, यूज एंड लिमिटेशन, यूज एंड लिमिटेशन ऑफ एवरेज। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं चैप्टर फर्स्ट से। क्या क्या है, फर्स्ट है हाउ डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, इसको आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा आपको एचडीआई के बारे में बताना है, एचडीआई क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, और जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, साथ के साथ एवरेज के बारे में आपको बताना होगा। चलो अभी कमेंट देख लेते हैं। यस चलो भाई इस चैप्टर को अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। बेटा जो चैप्टर 2 है उसमें आपको डिफरेंस जो बिटवीन है उनको अच्छे से करना होगा। फर्स्ट आपको करना है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। सेकंड आपको बताना है बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। थर्ड आपको बताना है तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको मेंशन करना होगा। इस चैप्टर से आपको 4 डिफरेंस बिटवीन करने हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, और लास्ट ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर 2 के ही हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राइट शॉर्ट, सेकंड क्वेश्चन होगा नॉट ऑन नरेगा या फिर मनरेगा, एनजी नरेगा, कब आया था ये 2005। तो इसके की फीचर्स आपको लिखने होंगे। थर्ड आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर्स, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर्स, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ आता है, टर्सरी सेक्टर्स। इसके आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, या फिर हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया,
कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो ये हमारा सेकंड चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर अप हुए, ये आपको ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन। ओके, नाउ आप कुछ कमेंट देख लेते हैं। युवराज सैनी, रिद्धि कुमावत, हेलो सर। कार लवर्स सर, 1000 कमिंग सून, यस जल्दी हो जाएगा अभी। कार लवर्स, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। मीरा सैनी, हेलो मीरा सैनी। एंड छाजू यादव सर, पार्टी, ओके आफ्टर क्लास आई विल गिव यू। रिद्धि कुमार, मैप करवा दो। मैप के लिए बेटा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे और आप उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। इंडिया के मैप परचेस करके उसमें आप बेटर रहेगा, खुद प्रैक्टिस करो और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बेटा। नाउ डिस्कस चैप्टर थर्ड, इकोनॉमिक्स, चैप्टर थर्ड, मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर थर्ड, मनी एंड क्रेडिट, उसमें देखते हैं बेटा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज मनी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें आपको बेटा बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स सारा एक्सप्लेन करना होगा। बार्टर सिस्टम को पहले एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद उसके जो जो ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, उनको बताओगे। और मनी के फॉर्म्स ऑफ मनी भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआई, आपको ये बताना है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार आ चुका है ये आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है बेटा, रोल एंड फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके ऊपर भी बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है, ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो आपको इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है, रोल एंड फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स, ये डिफरेंस बिटवीन बताना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स। बेटा फॉर्मल सोर्स कौन होता है, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनफॉर्मल में आपके जो रिलेटिव, फ्रेंड, ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है बेटा, चैप्टर 4 में आपको एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर 4 में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इंपैक्ट है। इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंपैक्ट को मेंशन करना होगा और ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, नाउ कमेंट देखते हैं। अमन स्वामी, फोटो क्लियर नहीं आ रही, ओके, फोटो इशू।
हाँ यस रिद्धि कुमावत, सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे इसी पे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो इश्यू। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपका पॉलिटी या सिविक्स के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वन बाय वन करके अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, इनको लास्ट टाइम आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिटी के। नाउ पॉलिटी यानी सिविक्स, सिविक्स का चैप्टर वन आपका एक क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लेना, एक्सप्लेन मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आ चुका है। एक्सप्लेन मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें 4 टाइप के फॉर्म है मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें आपको बताना है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनको तो आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के ऊपर, ठीक है। 4 टाइप के फॉर्म है, उनको आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इस चैप्टर से इतना ही है, और बाकी पूछा जा सकता है तो श्रीलंका एंड बेल्जियम में जो कंपैरिजन करके आप देख सकते कुछ डेटा। नेक्स्ट आपको चैप्टर 2 का याद रखना है। चैप्टर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में सबसे पहले आपको फीचर्स याद करने हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है बेटा, जहां पे 2 और मोर गवर्नमेंट होती है, पावर शेयर करती है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ये आपको अच्छे से बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। इन दोनों को आपको फीचर्स बताने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब जो पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाए, यानी कि ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें बताना है बेटा डिफरेंस बिटवीन, पहला आप बताओगे फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, ये डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छे से कवर करना है, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट बताना है आपको बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर विद एग्जांपल, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल, पहले इसकी डेफिनेशन फिर उसके एग्जांपल। नेक्स्ट होल्डिंग टुगेदर। इसके अलावा इस चैप्टर में आप इतना कर लोगे बहुत है। पहले आपको ध्यान रखना है फीचर्स, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। और इसके अलावा आपको डिफरेंस बिटवीन देखना है इस चैप्टर में फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। और नेक्स्ट आपको बताना है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के बारे में। ओके, नेक्स्ट आप बेटा आपका जो चैप्टर 3 है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताना है बेटा एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ in which women are discriminated, in which women are discriminated। इसका मतलब जो वुमेन के साथ भेदभाव होता है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, इसका मतलब जो वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है हमारी सोसाइटीज में, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट,
फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट। इंडिया सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर स्टेट के फीचर्स बताने हैं। सेक्युलर मीनिंग आपको पहले बताना होगा। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल। ओके बेटा, नाउ इस वाले चैप्टर में दो क्वेश्चन अच्छे से आप कवर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, और नेक्स्ट आपको सेक्युलर स्टेट के बारे में बताना है, और फीचर्स ऑफ कम्युनल के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर 4। ओके, कमेंट लेते हैं। संगीता स्वामी, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। छज्जू यादव, थैंक्स, यू रॉक। 1K सून, 1K अभी होने वाला है अपना। जब तक कंप्लीट करते हैं तब तक हो जाएगा मे बी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 4, पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर 4 जो पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में आपको जो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज, सो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैलेंजेस। आपको फंक्शन बताना है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, क्या क्या की चैलेंजेस है, मेन चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, पहले आपको इसका फंक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से, इस जो चैप्टर है इससे ये दो क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ लेने हैं चैप्टर 4 से। लास्ट जो चैप्टर आपका चैप्टर 5, उसका डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बेटा आपके लिए आएगा, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, व्हाई डू पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट इसी में आपसे आप मेंशन कर सकते हो, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल responsive and legitimate government। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेमोक्रेसी उसके क्या एडवांटेज है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। और इसके अलावा हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो ये लास्ट चैप्टर था आपका सिविक्स का। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देख लिए हैं सिविक्स के। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपके ज्योग्राफी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले कमेंट देख लेते हैं बच्चों की, क्या कमेंट है। नाउ Minecraft playing with Rahul. Yes. JSR, thanks.
यस, युवराज सैनी, SRV अजय, JSR अरविंद। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि आपकी ज्योग्राफी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। नाउ ज्योग्राफी, इसमें बेटा आपके 7 चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें आपको बताना व्हाट इज रिसोर्सेस। आपको पहले रिसोर्सेस को एक्सप्लेन करना है एंड देन इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स है, सारे टाइप को आपको रीड करना है। किसी भी टाइप्स को पूछा जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है बेटा। डिफरेंस बिटवीन पहला पूछ सकते हैं बेटा, खादर एंड बांगर। खादर एंड बांगर में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है? खादर एंड बांगर, ये बेटा देखो, बांगर होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर न्यू एलुवियल सॉइल। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन दोनों को आपको अच्छे से करना है। डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें आपको सॉइल के बारे में बता रखा है। एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ओके, और एक क्वेश्चन और कर लो इसमें, रीजन फॉर सॉइल इरोजन। रीजन फॉर सॉइल इरोजन, क्या क्या इसके रीजन है वो आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं? रिसोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट आपको बताना है जो टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप्स की होती है, ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको बताना है जो रीजन है सॉइल इरोजन के, क्या क्या मेन रीजन वो एक्सप्लेन करने होंगे। अब देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड आपको इसमें बताना है इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस बतानी बेटा आपको इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड फ्लोरा एंड फौना। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड फ्लोरा एंड फौना, इसका आपको रीजन बताना होगा, फ्लोरा एंड फौना। और थर्ड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं या फिर एक कम्युनिटीज कैसे कंजर्व कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज कंजर्व एंड प्रोटेक्ट, किसको बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो चैप्टर 2 में आपको 2 क्वेश्चन देखने, बेसिकली 3 देखने। पहला बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेक्स्ट उसकी इंपॉर्टेंस। सेकंड क्वेश्चन देखना आपको जो ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट फ्लोरा एंड फौना। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है जो कम्युनिटीज है वो कैसे इनको कंजर्व कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, फॉरेस्ट एंड
वाइल्ड लाइफ को इन इंडिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड देखते हैं हम ज्योग्राफी का। कार्ल लवर्स अरविंद, यस आई नो यू। सो चैप्टर ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड देखते बेटा इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा बेटा वाटर स्कार्सिटी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जो पानी की कमी है। स्कार्सिटी यानी किसी चीज की कमी। और साथ के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या मेन रीजन हो सकते हैं। एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बेटा मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट या फिर डैम। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट या डैम, इसके आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है कि क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है और मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। इस चैप्टर से आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से कवर करने हैं। पहले वाटर स्कार्सिटी के बारे में, सेकंड मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है उसके एक्सप्लेन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शॉर्ट नोट आ सकता है, इसको भी एक बार रीड कर लेना। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। चैप्टर 4 पढ़ते बेटा एग्रीकल्चर। इसमें आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन तो ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछी जा सकती है। व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट, स्पेशली ध्यान रखना व्हीट एंड राइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीट एंड राइस। और इसके अलावा आप अदर क्रॉप जैसे शुगर केन, पल्स, इसके अलावा शुगर केन, पल्स, मेज, ये भी कर सकते हो। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीट एंड राइस। ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है आपको, इसमें आपको मेंशन करना होगा रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, एरिया कौन सा है जहां पर ज्यादा मैक्सिमम ग्रो करती है ये क्रॉप, और डिफरेंस बिटवीन बताना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले रबी एंड खरीफ क्रॉप, रबी एंड खरीफ क्रॉप के बारे में आपको डिफरेंस बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ओके गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए, इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
चैप्टर 4 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है व्हीट एंड राइस से रिलेटेड वो बतानी। इसके अलावा आप शुगर केन, पल्स एंड मेज के बारे में पढ़ सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो डिफरेंस बिटवीन है रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बारे में। और नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। तो वैसे कमर्शियल फार्मिंग जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है लार्ज एरिया में, और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें जो लेबर वर्क ज्यादा होगा और जिसमें आप पुराने टूल्स यूज कर सकते हो। थर्ड आपको बताना है इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो यहाँ पे अभी हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसमें चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5 से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपको इसमें बताना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एंड सोलर एनर्जी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एंड सोलर एनर्जी। कोल एंड सोलर एनर्जी का आपको इंपॉर्टेंस मेंशन करना होगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और सेकंड डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको आपको विद एग्जांपल समझाना होगा। अब चैप्टर 6 देखते हैं, इंडस्ट्री। चैप्टर 6 इंडस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो बताने होंगे। फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री या फिर न्यू इंडस्ट्री। और इसके अलावा आपको डिफरेंस बिटवीन बताना होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताना होगा एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो ये चैप्टर 6 कंप्लीट हमने कर लिया। अब लास्ट जो चैप्टर है वो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी इज कंप्लीटेड। ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे। नेक्स्ट आपको बताना है एडवांटेजेस ऑफ रोड, एडवांटेजेस ऑफ रोड ओवर। हम लोग चैप्टर 1 वो पढ़ रहे थे
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है यूनिफिकेशन बारे में। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना होगा ट्रीटी ऑफ वियना 18, इसके क्या क्या मेन फीचर्स है पूछा जा सकता है। थर्ड को एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड, आपको एक्सप्लेन करना होगा, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल, यानी फ्रांस में लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने। इसके अलावा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है जलियांवाला बाग या फिर। इसके अलावा थर्ड इसमें रोलेट एक्ट क्या था, जिसमें 2 इयर्स के लिए प्रिजन में भेज देते थे, ये 1919 में आया था। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना होगा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। नेक्स्ट व्हाट आर द कॉजेस इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और साथ के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कॉजेस बताओ या क्या क्या इसके इम्पैक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3। नाउ हम लोग मूव ऑन करते हैं चैप्टर 3 हिस्ट्री के। बेटा फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। सो थर्ड चैप्टर में आपको बताना है बेटा कॉजेस ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, और ये कब आया था बेटा, कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये आया था 1929 में, और बेसिकली इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था यूएसए। सो आएगा एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ ग्रेट, और इसी में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन करना होगा, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इसके 2 ट्विन्स है बेटा के, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इसके अलावा और जो क्वेश्चन रह गए वो आपको मैं PDF से प्रोवाइड करवा दूंगा, और कोशिश करना ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 40 to 50 क्वेश्चन अभी मैंने जो अपडेट करवाए हैं उनको आप अच्छे से कवर अप करना, इससे आपके 60 नंबर इजिली आ सकते हैं। विद इन 1 डेज आप ये 40 to 50 क्वेश्चन कवर अप कर लो अगर आपने। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उनको पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड और कोई टिप्स हो तो इसी चैनल पे मैं आपको सेंड दूंगा। नाउ कमेंट देख लेते हैं बच्चों के। यस, PDF बेटा यहीं पे चैनल के इसी में डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी से गुड नाइट मीरा सैनी, सैफी हाय हेलो, कल उसके बाद पार्टी करेंगे। तो कल का दिन है आपके पास, जैसे आपको यूटिलाइज करना है और बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी टेंशन के
आपको अपना एग्जाम बेस्ट दे के आना है और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ इसको रिवाइज करना है। लास्ट टाइम नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। साथ के साथ आपको स्टे पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रखना है अपने आप को एग्जाम के लिए। हुमा सफाई, थैंक। शांतनु वर्मा, चलो बेटा कल मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। क्लास अब कंप्लीट होती है बेटा, रह गए वो आपको प्रोवाइड करवा पीडीएफ के थ्रू। गुड नाइट बच्चों।